कांसीराम साहब भी हैं कि जिनकी वजह से भी मुझे ताकत मिलती है। मैं उसका साफ साफ मेरे बारे में जो फॉरवर्ड प्रेस है, मैंने उसमें मार्जिनल हिस्ट्री के बारे में बताया कि मार्जिनल हिस्ट्री बनाई कहाँ, प्रेरणा आया कहाँ। ये साहब कांसीराम न होते तो मैं ये सिलेबस ही नहीं बना पाता। तमाम मायावती जी पहले से मांग करती रही, आज फिर कहा है, चंद्रशेखर आज़ाद मांग करते रहे। आज राहुल गांधी ने भी कहा है कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये बात बहुत पहले से मैं भी कहते आ रहा हूँ कि साहब कांसीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। मेरे साथ बहुजन समाज के युवा नेता कहिए, मैं तो इन्हें इंटेलेक्चुअल कहता हूं, जो लगातार फूले पेरियार अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और बहुजन समाज के हक अधिकार, यूजीसी हो, जातिवाद के खिलाफ, खासकर जो महीन जातिवाद है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो एट्रोसिटी होता है, उसको लेकर लगातार सजग रहे हैं प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और कई सारे एफआईआर भी इनको झेलनी पड़ी है, कई सारे नोटिस मिलते रहते हैं, लेकिन सामाजिक आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती है, उस पर समझेंगे कि इनको ताकत कहाँ से मिलती है और ऐसे वक्त में जब लोग अपनी अपनी नौकरी को लेकर सचेत हैं, घरों में बैठे हैं, चुप रहते हैं, कहाँ से हिम्मत मिलती है और क्या बहुजन समाज के लोगों को, ऐसे लोगों को संसद, विधानसभा भेजना चाहिए जो नौकरी में रहते हुए समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रोफेसर विक्रम साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ने आपने हमें समय दिया और आज मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती भी है और सब भारत रत्न की मांग करें, मायावती जी, चंद्रशेखर हों, राहुल गांधी ने भी कहा है, आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद। आपने अपने इंट्रोडक्शन में मेरे बारे में बताया कि आपको ताकत कहाँ से मिलती है और चूँकि आज साहब कांसीराम का जन्मदिन है, सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि मुझे हमारे सभी महापुरुषों से मुझे ताकत मिलती है। उन्हीं महापुरुषों में साहब कांसीराम साहब भी हैं कि जिनकी वजह से भी मुझे ताकत मिलती है। आपको पता होगा कि साहब कांसीराम का सेक्रीफाइस मुझे लगता है कि भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड के इतिहास में जो सेक्रीफाइस का त्याग था, उसका बराबर मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रूनो से की जा सकती है, कोपरनिकस से की जा सकती है, चार्ल्स डार्विन से की जा सकती है। बिस्मार्क कहा जाता था उनको, भारत की राजनीति का बिस्मार्क। उन्होंने कितना त्याग किया है, त्याग के लेवल बिस्मार्क संगठन के क्षेत्र में बहुत महान था, त्याग के क्षेत्र में नहीं था। साहब कांसीराम त्याग के क्षेत्र में भी पराकाष्ठा है भारत के इतिहास में। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास का कोई भी व्यक्ति साहब कांसीराम के त्याग के सामने कह सकता है। कोई भी व्यक्ति, मतलब जितने मैंने अपने हिसाब से पढ़े हैं। और संगठन के मामले में बिस्मार्क इसलिए कहा जाता था कि कांसीराम साहब ने जो सांगठनिक गठन किए, जैसे मान लीजिए DS4 का गठन है, बामसेफ का गठन है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बामसेफ जैसे संगठन से आज पूरा जो RSS है, BJP है, जितने भी कम्युनिस्ट है, सब डरते हैं। और न केवल डरते हैं बल्कि बामसेफ ने लाखों करोड़ों युवाओं में विचारधारा के स्तर पे, देखिए विचारधारा के स्तर पे इतना लैस किया है कि हम सब अब भी उसी के प्रोडक्ट हैं, मैं भी उसी के प्रोडक्ट हूँ। कभी कभी हम सोच सकते थे कि आप OBC समाज से बिलोंग करते हैं और साहब कांसीराम की भाषा आप बोलेंगे। क्या मैं कभी सोच सकता हूँ कि मैं चमार कैटेगरी का व्यक्ति हूँ जो SP5 बेली प्रोफेसर कॉलोनी में रह करके इस तरह के आंदोलन में भाग ले सकता था? ये ताकत आई कहाँ से? ये हमारे महापुरुषों से आई और साहब कांसीराम की जो बामसेफ का जो आइडियाज़ था उसने मुझे प्रदान किया। और केवल मैं अपने बारे में नहीं, मेरे अनपढ़ लोगों ने से मैंने सुना। जैसे मैं जब बंगाल से आया तो पहली बार हमारे गांव का, हमारे फूफा का लड़का था, बहुत छोटा था, मैं बड़ा था और उसने मुझसे सबसे पहले जय भीम बोला। यह संबोधन मेरे लिए बहुत ही नया था जब उसने मुझे जय भीम बोला। यह बात मैं बंगाल में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और जय राम जी की बाबूजी बोलते थे कि जय राम जी की बाबू हमेशा बोलते थे। फिर जय भीम मुझे पहली बार उसने सिखाया। और आया कहाँ से? तब BSP का दौर था और BSP के लोग इस बात को कहते थे। और जब मैंने इसे गहराई से जाना, फूफा जी से जाना, तो पता चला कि बामसेफ के वो सदस्य थे और बामसेफ में जाते थे और लोग जय भीम लिखना शुरू करते थे। शुरुआती में कितने लोगों ने लड़ाइयाँ किया। तो ये जो बामसेफ की ताकत थी, साहब कांसीराम की वजह से DS4 बनाया। आपको पता है कि DS4 एक बड़ा संगठन बनकर तैयार हुआ
और बाद में बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो संगठन के लेवल पे फिर उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। और बाबा देखिए, साहब कांसीराम एक बात कहते थे कि जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें कमज़ोर होगी उसकी राजनीति कभी मजबूत नहीं होगी। और उन्होंने बहुत समय गैर राजनीतिक को मजबूत करने के लिए दिया, यानी कि समाज में सामाजिक आर्थिक पे बहुत बल दिया, समाज पे बहुत बल दिया। और समाज पे बल देने की रीज़न ही था कि हम लोग जो वाम से बना जो पॉलिटिक्स में नहीं गए उनके अंदर मजबूती आई। अगर वो बातें ना होती तो मैंने खुद भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, मैं जब बना यहाँ आसाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था तो मैंने दलित सिलेबस बनाया, दलित हिस्ट्री बनाई। ये कहाँ से मुझे प्रेरणा आता था? डेफिनेटली मुझे एकेडमिक से प्रेरणा तो आई नहीं, मुझे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने किसी बताया नहीं। ये तो साहब कांसीराम के आइडियाज़ मेरे दिल में थे जब मैंने ये सिलेबस बनाया। और जब मैं शिमला एडवांस स्टडी में गया, आपको आश्चर्य की बात है कि मैं जब वहाँ गया तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाया था, परिनिर्वाण दिवस मना। ये प्रेरणा कहाँ से आई? साहब कांसीराम की वजह से आई। और देखिए, कांसीराम साहब बार बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेते थे। और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में केवल बहुजन समाज पार्टी ऐसी थी जो जय भीम के बारे में, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताई। और यह बात मैंने काशीनाथ यादव के कैसेट से सीखा, बिरहा था बाबूजी ने उस पर लगाया था। और जब बाबूजी ने ये बताया तो उसमें जय भीम की बात आई थी। और तब पहली बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बाबा जाना। तो जब मैं आसनसोल गया तो मुझे पता ही नहीं था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन है। तो ये परिचय कौन कराया? पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से। अगर कांसीराम साहब न होते तो जय बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाया। हाँ बिल्कुल। राजनीति के साथ साथ सामाजिक चेतना की जड़ें बहुत गहरी। हाँ, फूले, पेरियार, अंबेडकर, शिवाजी महाराज, सब लोगों को घर घर तक पहुंचाया। बहुजन महापुरुषों के नाम पर मेला लगवाया। ये कोई किया ही नहीं, तब ना हमको पता चला। आज मैं उसका साफ मेरे बारे में जो फॉरवर्ड प्रेस है, मैंने उसमें मार्जिनल हिस्ट्री के बारे में बताया कि मार्जिनल हिस्ट्री बनाई कहाँ, प्रेरणा आया कहाँ। ये साहब कांसीराम न होते तो मैं ये सिलेबस ही नहीं बना पाता। तमाम खासकर मंडल कमीशन लागू कराने का मामला हो, ओबीसी के जागरूकता, ओबीसी के सारे नेता जो आज हैं, सब केपी ओपी राजभर हो, साईं प्रसाद मौर्य हो, सोनीलाल पटेल हो, सबने उनके साथ काम किया। सभी देखिए, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मुझे बुलाया था और साहब कांसीराम का जन्मदिन था और मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था और घर पे था। तो ये स्वामी प्रसाद आज मायावती जी पहले से मांग करती रही, आज फिर कहा है, चंद्रशेखर आजाद मांग करते रहे। आज राहुल गांधी ने भी कहा कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये बात बहुत पहले से मैं भी कहते आ रहा हूँ कि साहब कांसीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। पर मैं मानता हूँ कि साहब कांसीराम के आगे भारत रत्न बहुत छोटा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, साहब कांसीराम इस तरह के मांगों से बहुत ऊपर थे। वो तो एक लिविंग लेजेंड थे, आप कह सकते हैं। और ऐसे नहीं, लेकिन भारत के नागरिक के तौर पर आपको भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिलता है, तो इससे तो ये बड़ी बात है, गौरव की बात है समाज के लिए। एक गौरव की बात है, समाज की बात है, मिलना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को साहब को भारत रत्न देने में कांग्रेस ने कितना लेट किया, कांग्रेस ने दिया भी नहीं, जनता दल की सरकार थी तो मिला। ऐसे हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, सभी नेता कहते आ रहे हैं कि साहब कांसीराम को मिलना चाहिए भारत रत्न। तो ये जितना देरी करेंगे उतना हम कहेंगे कि हमारे समाज के महापुरुषों तो इनजस्टिस कर रहे हैं, अवार्ड देने में भी इनजस्टिस कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे समाज के तमाम ऐसे नेता हैं जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए, जिसमें साहब कांसीराम ही नहीं, बहुत तमाम महापुरुष हमारे हैं जिनको इनको देना चाहिए। जैसे ये पेरियार साहब को भी देना चाहिए, बाबू जगदीश कुशवाहा को भी देना चाहिए। इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को दे करके पिछले बार ही किया। तो ऐसे हमारे तमाम महापुरुष हैं जिनको रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल, सबको ये क्या नाम है, भारत रत्न देना चाहिए। अब तक भारत रत्न की जो पॉलिटिक्स संत गाडगे हैं, सारे नारायणा गुरु हैं, हाँ, सब लोग डिजर्व करते हैं, सब लोग डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर भारत रत्न ज्योतिराव फूले हैं, सबको देना चाहिए। ये बात मैं लिखते आ रहा हूँ। बल्कि वो शिबू सोरेन सर को भी देना चाहिए। शिबू सोरेन है ना, करुणानिधि है। तो ये तो दे नहीं रहे हैं ना, ये तो पॉलिटिक्स है।
और जब कभी सरकार आती है, बीएसपी की सरकार आती है, किसी की भी सरकार आती है, तो इस पर समीक्षा करना चाहिए कि भारत रत्न किसको किस रूप में दिया जाता है। आप देखेंगे समीक्षा में तो कांग्रेस के जितने क्या भी लगता है नेता थे, सिलेबस में कम से कम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में मानवर साहब को जगह मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो अभी नहीं है। मैं तो पढ़ाता हूँ, बल्कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ सिलेबस के में कि साहब मैंने दलित इंटेलेक्चुअल अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल माइनस प्लस की बात करते हैं, तो कांसीराम साहब से बड़ा रसायन शास्त्री कौन है राजनीति का? अब कंपेयर करना ठीक बात नहीं है किसी से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में साहब कांसीराम के आगे कोई पॉलिटिशियन टिक सकता है। लेकिन जिन्होंने इतनी राजनीतिक सफलता प्राप्त हाँ बिल्कुल, आपने ऐसे समय में आपने कांग्रेस को शून्य कर दिया, किसकी वजह से? साहब कांसीराम ना होते तो कांग्रेस दलितों की पॉलिटिक्स लेकर ही तो कांग्रेस ने हमेशा सरकार बनाई है। और जब इनको समझ में आया कि कांग्रेस ने हमारी वोट से हमें ही राज अधिकार नहीं दे, तब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया। और आज अब देखिए कि आज कांसीराम साहब होते तो बीजेपी के साथ जा सकते थे? साहब कांसीराम होते तो साहब आज की परिस्थिति में या लड़ते? मतलब जब देखिए वो हमेशा कहते थे कि हमें एन किन प्रकार में सत्ता चाहिए जी, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए कांसीराम साहब कोई भी प्रयोग कर सकते थे, वो बीजेपी के साथ सकते, लेकिन गए हैं उस समय। आज की स्थिति में आज भी जा सकते थे, लेकिन वो अपने समाज के हितों की रक्षा करते, अपने शर्त पे जाते, अपने समाज के हितों पे जाते। क्योंकि जब जब सरकार रही है तब तक बीएसपी हमेशा लीड लोड ली है, बीजेपी हमेशा नीचे रही है। कल्याण सिंह कहते रह गए कि हमें बीएसपी पे विश्वास, हमें बीएसपी विश्वास। आपको पता है कि 5 वोट लेकर के वाजपेयी की सरकार गिरा दी गई थी। तो साहब कांसीराम तो कहते थे कि हमें अपॉर्चुनिस्ट सरकार चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार नहीं चाहिए। तो हमें तो मजबूर सरकार चाहिए। ये जो कुछ नारा जो आपको पसंद हो मान्यवर साहब का दिया हो, जो अच्छा नारा आपको लगता हो? अब मुझे तो कई नारे सर इसमें साहब के जैसे सबसे अच्छा नारा यही लगता था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। ये नारा कितना, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस तरह के नारे बहुत प्रसिद्ध नारे हैं साहब कांसीराम के, और नारे गढ़ते थे वो, है ना। हमको विवेक सर बोलते थे कि साहब कांसीराम कहते थे कि बच्चा बच्चा भीम का, कांसी क्या टीम का, कांसीराम के टीम का, जय भीम जय भारत। ये कहते थे कि साहब कांसीराम ऐसे कहते थे। संविधान को भी घर घर पहुंचाया। हाँ बिल्कुल पहुंचाया। बाबा साहब ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया, उसको उन्होंने अमली जामा पहनाया। वो देखिए, वो चीज़ उससे ज़्यादा, संविधान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बाबा साहब के जो राइटिंग एंड स्पीचेस था, इसको मजबूर कर दिया लाने के लिए। आज देखिए भारत सरकार मजबूर हो गई है सस्ते में सारे राइटिंग स्पीच को छापने के लिए। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साहित्य जहाँ जहाँ जा रहा है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह पे कांसीराम चेयर होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में कांसीराम चेयर बनना चाहिए, हर कॉलेज में कांसीराम चेयर बनना चाहिए, ताकि अलग से सरकार इस पर अलॉट करे, पैसा खर्च करे और उनके आइडियाज़ को हम प्रोपोगेट करें। तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने प्रोफेसर विक्रम के साथ इसलिए बातचीत की क्योंकि आज के समय में नौकरी में रहते हुए अगर सामाजिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए कोई सबसे ज़्यादा सजग हैं तो वो प्रोफेसर विक्रम हैं। मान्यवर साहब इसी तरह की सजगता समाज में लाए थे और उस पर रास्ते पर प्रोफेसर विक्रम चल रहे हैं। आप सब जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इलाहाबाद में रहकर जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, जय भीम। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।